आने वाला हर क्षण एक नई उम्मीद और आशंका लेकर आता है। 2025 को लेकर भी कई आशंकाएं हैं और कुछ आशंकाएं तो ऐसा लगने लगा है कि उन आशंकाओं की पृष्ठभूमि लिखी जाने लगी है। अगर दूसरे संदर्भ में बात करें, खासकर भारतीय संदर्भ में, तो शेयर मार्केट में लगातार हो रही गिरावट एक नाउम्मीदी है। पूरी दुनिया में एक तरह से वैश्विक ऑर्डर जो है, जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं, उसमें बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। अचानक से यूक्रेन के एक तरह से कंधे पे थपथपा के खड़ा होने वाला अमेरिका, जो ये कह रहा था कि तुम रूस के खिलाफ आंखें डालकर खड़े रहो, वो रूस के साथ गलबहियां करता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव अनप्रडिक्टेबल हैं। उसी तरह से जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रडिक्टेबल हैं। पूरी दुनिया में वो सारी घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में हम 2024 के अंतिम दिनों तक शायद उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उनसे तमाम आशंकाएं भी हैं, और जब भी आपकी यथास्थिति टूटती है, मतलब स्टेटस को जब डिस्टर्ब किया जाता है, एक एक ऐसी स्थिति, और स्टेटस को जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। अगर एक सामान्य सा आपका जो एक प्रेडिक्शन है, उस प्रेडिक्शन से इतर कुछ होता है, तो जाहिर सी बात है आशंकाएं भी बड़ी हो जाती हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? वो कौन सी घटनाएं हैं जिसमें अचानक से पूरी दुनिया बदलने लगी है? पूरी दुनिया का नक्शा ऐसा लग रहा है कि बदल जाएगा। एक नई दुनिया आकार ले रही थी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पहले। ऐसा लगने लगा था कि जो ब्रिक्स है वो यूएन के समानांतर एक नया वैश्विक संगठन के तौर पे खड़ा हो जाएगा। यहां तक कि ब्रिक्स के देश अपनी मुद्रा की भी बात कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमाम देश अपने तमाम व्यापार डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी में करने लगे थे। भारत ने भी यूक्रेन युद्ध के समय रूस से जो तेल खरीदा वो इंडियन करेंसी में खरीदा। असल में ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इस दृष्टि से समझने की ज़रूरत है। ट्रंप के पहले बाइडेन प्रशासन का सिर्फ नाम था। एक्चुअली में अमेरिका में सभी को पता है, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं कि हिडन तथ्य है, कि अमेरिका की सत्ता की जो चाबी है वो एक्चुअली में ओबामा के पास थी। और लेफ्ट धड़े के तौर पे ओबामा या बाइडेन के बारे में ये माना जाता है, या उनकी पार्टी के बारे में ये माना जाता है कि इस पिछले 1-1.5 दशकों में अमेरिका में कुछ ऐसी नीतियों को स्वीकार किया गया जिससे अमेरिकी इंटरेस्ट को बहुत सी चुनौती मिली। खासकर जिस तरह का इमिग्रेशन का प्रोसेस है, जिस तरह के दूसरे तमाम प्रोसेस अपनाए गए, विशेषकर जिस तरह के एक जो सबसे बड़ी गलती हुई वो गलती थी रूस को चाइना के पाले में डाल देना। यूक्रेन युद्ध का जो सबसे बड़ा और बुरा प्रभाव था ये था कि रूस चाइना के पाले में चला गया। यूक्रेन के पीछे अगर अमेरिका खड़ा था तो रूस के साथ चाइना, और रूस और चाइना के साथ आने के मतलब या निहितार्थ निश्चय ही वैश्विक ऑर्डर के लिए बहुत अलग थे। अब इसको समझना होगा। आज का जो रूस है वो दुनिया के कोई ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी नहीं है। उससे अमेरिका को, सत्य तो ये है कि उससे अमेरिका को कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, या चुनौती है ही नहीं। अगर आप देखें तो अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चीन है। उनका ट्रेड वार चीन के साथ है। उनके दुनिया के तमाम हिस्सों में खासकर जो सामरिक उनके जो स्ट्रेटजिक जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हैं वो भी चाइना के साथ है। चाइना जिस तरह से अपने रोड और बाकी चीज़ों को लेके वो पूरी दुनिया को कर्ज दे रहा है, लोन दे रहा है, ट्रेड रूट डेवलप कर रहा है,
उससे अमेरिका को या जानने वाले ये जानते हैं कि अमेरिका को भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। और जाहिर सी बात है, चाइना आज दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका के बाद। तो आपके आपकी प्रतिस्पर्धा किससे होती है? आप जाहिर सी बात है, अगर कोई एक नंबर पे है तो उसकी प्रतिस्पर्धा तो 2 नंबर पे दौड़ रहे धावक से होती है ना। अगर कोई किसी मैदान में कोई इस तरह का मैराथन या कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो अमेरिका के लिए तो एक बड़ा संघर्ष अगर है तो वो संघर्ष है कि किसी तरह से वो चाइना से इस वॉर में जीत पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में ये चल रहा है, वो रसिया से इस युद्ध को निरर्थक मानते हैं। दूसरी बात, खासकर जो वहाँ डॉज, जिसको एलन मस्क संभाल रहे हैं, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कहा गया है, और जो पूरी दुनिया में अमेरिका द्वारा दिए जा रहे तमाम ऐड को एक तरह से रोक रहा है, जिसमें बांग्लादेश में और दुनिया के तमाम अफ्रीकन कंट्रीज़ में और तमाम जगहों पे, भारत में भी उसमें जो वोटिंग पैटर्न बढ़ाने के लिए ऐड दिया गया उसको रोका गया पाकिस्तान और दुनिया के तमाम देशों में। तो एक तो दिमाग में उनके बात बहुत स्पष्ट ये चल रही है। तो ऐसे में और ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि उन्हें नाटो के जो सहयोगी तमाम देश हैं उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है कि यूरोप ने जिस तरह से अपना एक खुद का एक विस्तार किया या अपना एक ख़ास तरह का जो यूरोप ने एक नेशनल कल्ट डेवलप किया, उसको अगर ध्यान से आप देखें तो इसे समझ के पता चलता है कि यूरोपियन देशों ने एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा जीवन तो चुना, लेकिन जो सहज विकास की जो मानक होते हैं उन पे यूरोपियन देश खरे नज़र नहीं आए। इवन तमाम यूरोपियन देशों ने अपनी सेनाएं तक जो है उसको उस पर पैसे खर्च करना उचित नहीं समझा। उन्हें लगा कि नाटो के सहयोगी के तौर पे अमेरिका की प्रोटेक्शंस उनको मिलती रहेंगी। अमेरिका को खासकर ट्रंप को ऐसा लगने लगा है कि ये जो उनके सहयोगी दो देश हैं वो एक तरह से उनके लिए बोझ हैं, और जिनके सहयोग से अमेरिका का कोई फ़ायदा नहीं होना है। 2% जो उनके कुल जीडीपी का उन देशों को अपने रक्षा बजट पे या नाटो के रक्षा बजट पे खर्च करना था, ये देश उसे भी खर्च करने के मानक पे खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ट्रंप के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को रिव्यू करना महत्वपूर्ण हो जाता है, और उन्हें पता है कि अगर वो ये ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाली अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात क्या है कि जब मैं बात कर रहा था कि बाइडेन प्रशासन की असल में बागडोर जो है वो ओबामा के पास थी। अब केन्या में जन्मा हुआ एक परिवार जिससे वो ओबामा आते हैं और जिनकी जड़ें जो हैं तमाम दूसरे देशों में हैं, एक्चुअली में उनकी जो नीतियां हैं उसने अमेरिका को वाकई बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर इमिग्रेशन की नीति हो या खासकर ड्रग्स और दूसरे जो नीतियां हैं जिनको लेके बहुत उदारता बरती गई है। अमेरिका के कुछ राज्यों में तो चोरियों तक पे $1000 की चोरी और कुछ पर्टिकुलर जो राशि की चोरी है उसको भी बड़ी उदार दृष्टि से देखा गया कि इन चोरी को चोरी नहीं मानना चाहिए। अमेरिकी शहरों का जो हाल है उसको लेके जो भी सामान्य तौर पे जो समाजशास्त्री हैं या मनोवैज्ञानिक हैं वो चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का अमेरिकी शहरों में 7, 8, 9 बजे जो हालात हो जाते हैं, इवन मैनहट्टन जैसी जगहों पे 11 बजे के बाद आपको डर लगने लगता है। अमेरिका में आए हुए अप्रवासी अमेरिका के लिए बहुत खतरा बन रहे थे। तो जाहिर सी बात है ट्रंप जो है वो एक अलग तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, और जब आपकी यथास्थिति टूटती है या जिसको स्टेटस को है वो जब टूटता है तो पूरी दुनिया में एक बेचैनी उठ रही है, क्योंकि जो सहज रास्ता था बाइडेन का या जिस रास्ते पे पूरी दुनिया जाती हुई दिख रही थी, ट्रंप ने उसको पलट दिया है। उसी का परिणाम है कि ब्रिक्स की पूरी जो यात्रा है उसमें एक तरह से रुकावट आ गई है। भारत भी जो है वो लगातार ट्रंप के आने के बाद उसने भी अपने आप को ब्रिक्स का जो एक हार्डकोर ब्रिक्स के साथ समर्थक के तौर की जगह पे अमेरिकी खेमा में या अमेरिकी खेमे की तरफ थोड़ा झुका हुआ दिखाना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो समय है वो बहुत कौतूहल से भरा होगा। जाहिर सी बात है
दुनिया के लिए आशंकाएं तो हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन जब उन आशंकाओं के बारे में आपका कोई अनुमान होता है तो उन आशंकाओं को लेकर आपका डर थोड़ा कम हो जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ज़्यादा मतलब जिसके बारे में कुछ भी निश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है। खासकर जो विशेषकर गल्फ़ में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इज़राइल ने लगभग अपने सारे दुश्मन जो भी उनके, खासकर जो ईरान के जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स थे उनको ख़त्म कर दिया है, जिसमें हिजबुल्ला हो, हुती हो या हमास हो। इसके अलावा गोलान हाइट्स पे भी एक तरह से उनका कंट्रोल है। और अब युद्ध जो है वो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल जो है वो इस युद्ध को अब ईरान के देहरी पर लेके जाएंगे। मैं शुरुआत में कह रहा था कि भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट है, तो एक नाउमीदी का दौर है। पूरी दुनिया में हर तरफ मंदी का माहौल है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब एक प्रेडिक्शन जो होता है वो प्रेडिक्शन आपका बहुत आप अस्पष्ट हो चीज़ों को लेके, आपको पता नहीं कि दुनिया में क्या होने वाला है। खासकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इज़राइल अब जो गल्फ़ का वार है वो ईरान की देहरी पर लेके जाएंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि चीन की इकनॉमी में सुस्ती है, अमेरिका एक तरह से कंडीशन ऑफ न्यूट्रल में है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में अमेरिका किस करवट बैठेगा। यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से मंदी की तरफ बढ़ रही है। मंदी की तरफ बढ़ क्या रही है, असल में यूरोप में तो मंदी है ही। तो ऐसे में जो पूरे हालात हैं पूरी दुनिया के, जिस तरह की एक आर्थिक जो पूरी गतिविधियां हैं वो बहुत बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई लग रही हैं। भारत में भी एक सरकार है जो पहले की तरह स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है। तो ये एक सामान्य सी बात है कि इन चीज़ों पे बहुत सी बहस और बहुत सी आशंकाएं बनती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में तस्वीर ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी और शायद ये तमाम आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हों, और उसके बाद दुनिया शायद कुछ चीज़ों को लेके आश्वस्त हो पाए और बेहतरी की उम्मीद कर पाए। आज की कोजागरी में वैश्विक हालात के जायजे में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए कोजागरी, सब्सक्राइब करिए कोजागरी को। नमस्कार।